अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कक्षा छठी विषय हिंदी। प्यारे छात्रों, आज हम इस विषय में भाषा बिंदु एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक सीखेंगे, जिसमें भाषा बिंदु के अंतर्गत मतलब हम ये देखेंगे कि विराम चिन्ह यानी जिसको हम रमूज़ औकाफ उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको पंचुएशन कहते हैं, ये किस तरह से संवाद के दौरान लगाया जाता है, संवाद के बीच में लगाया जाता है। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दौरान हम अपने जो है वो आवाज़ में एक उतार चढ़ाव रखते हैं। कहीं पे प्रश्न पूछना है तो हमारा जो है वो बात करने का प्रश्न, वाक्य बोलने का ढंग अलग होता है। कहीं पे हैरत, कभी अफसोस, कभी दुख, ये भी हम प्रकट करते हैं। कहीं गुस्सा हम बताते हैं, कहीं प्यार हम बताते हैं। तो हम जो है वो हाव भाव के ज़रिए, आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए हम वो चीज़ भावों को बताते हैं। लेकिन जब उन भावों को लिखा जाता है तो उन भावों को बताने के लिए जो है वो कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह क्या है वो पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आता है अर्ध विराम। ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह कहलाता है अर्ध विराम। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो वाक्य में जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरना हो। यहाँ पर अल्प विराम बता दूं पहले मैं आपको, तो ये चिन्ह जो है वो इसको इंग्लिश में कॉमा आप कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं अल्प विराम। तो वाक्य में जब जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, वहाँ पर अल्प विराम यह चिन्ह लगाया जाता है। यदि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे पास जो है वो चप्पल, जूते और सैंडल हैं, तो यहाँ पर चप्पल के बाद अल्प विराम आएगा, जूते के बाद अल्प विराम आएगा। तो जब एक जैसी चीज़ों के नाम आते हैं तो अल्प विराम का, उन नामों के बीच अल्प विराम का उपयोग होता है। या फिर हमको कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना है, जैसे अकरम ने कहा तुम जाओ मैं आता हूँ, तो यहाँ पर अकरम ने कहा के बाद कैसे मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई, तो वहाँ इस जगह पर जो है वो अल्प विराम आता है। मैं आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगी। एक परिच्छेद, एक पैराग्राफ लिख कर के इस तरह से ये उपयोग होता है। तो जहाँ पर अल्प विराम से ज़्यादा रुकना होता है और पूर्ण विराम से कम ठहरना होता है, वहाँ पे अर्ध विराम होता है। यह चिन्ह कहलाता है पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य पूरा होने के बाद इस तरह का अंत में इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है, उसको कहते हैं पूर्ण विराम। उसके बाद यह चिन्ह है प्रश्न विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह इसको कहते हैं। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्न, वहाँ पर जो है वो इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर एक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, कॉमा जो है वो इस तरह से लगाया जाता है वाक्य के नीचे, लेकिन ये चिन्ह जो है ये इस तरह से वाक्य है तो उसके ऊपर लगाया जाता है। इसको कहते हैं एकरी चिन्ह, एकरी उदाहरण चिन्ह। तो ये कहाँ होता है? तो वाक्य में अगर कोई विशेष शब्द, कोई खास शब्द है या पुस्तक का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या व्यक्ति का नाम आप लिख रहे हो, तो उसको जो है वो बताने के लिए इस तरह से एकरी उदाहरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और उसी तरह से जैसे एकरी चिन्ह होता है, वैसे दोहरी चिन्ह, उदाहरण चिन्ह भी होता है। ये कब प्रयोग होता है? तो जब हम किसी की कही हुई बात को ज्यों के त्यों दिखाने के लिए लिखते हैं, उस वक्त जो है वो उसकी कही हुई बात के शुरू और अंत में इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद है ये इसको कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। जब हम वाक्य में भाव का प्रकट करते हैं, जैसे अगर हमें क्रोध आ रहा है, हंसी आ रही है, भय लग रहा है, तो ओफो, छी, क्या बात है, इस तरह के शाबाश, इस तरह के शब्द के बाद इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग होता है। इसे कहते हैं विस्मयबोधक चिन्ह। उसके बाद है कोष्टक। तो किसी वाक्य में जब हमें किसी के भाव को बताना है या फिर हमें किसी बात को स्पष्ट करना है तो उसको हम जो है वो कोष्टक चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद है ये योजक चिन्ह। जब शब्दों को जोड़ शब्द आते हैं तो उनके बीच में इस तरह का जो है वो चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। अब बच्चों, मैं आपको, छात्रों में आपको बताऊंगी कि अगर
कई परिच्छेद दिया हुआ है। जैसे अगर आपकी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 26 पर ये एक परिच्छेद दिया हुआ है, इस अनुच्छेद में आपको क्या करना है, विराम चिन्ह का उपयोग करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से चिन्ह आप लगाएंगे। तो यहाँ पर काबुली वाले ने पूछा, तो ये पूछा, इसके बाद आपका आ जाएगा अल्प विराम। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने जो पूछा है वो वाक्य हम लिख रहे हैं। तो वाक्य के आरंभ में ऊपर की ओर जो है वो हम दोहरी चिन्ह लगाएंगे। जो दोहरे अवतरण चिन्ह में उसका लगाने के बाद फिर वाक्य हम लिखेंगे कि बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए। अब यहाँ पे काबुली वाला पूछ रहा है, मतलब पूछना हो गया यानी प्रश्न हो गया। तो प्रश्न है, इसके लिए हम इधर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और उसका प्रश्न यहाँ पर अंत हो गया है, खत्म हो गया है, इसलिए दोहरे चिन्ह यहाँ पर बंद कर देंगे। मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा। अब उसने जो है यहाँ पे थोड़ा रुक गए हम, तो यहाँ पे अल्प विराम आएगा। अब उसने जो भी कहा है उसको वापस से हम जो है वो दोहरे चिन्ह में लिखेंगे ऊपर कि मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो। फिर यहाँ पर जो है वो पूर्ण विराम आएगा, जैसे लाल, नीली, पीली। अब यहाँ पर नीली, लाल और नीली के बीच में अल्प विराम आएगा, नीली और पीली के बीच में अल्प विराम आएगा और यहाँ पे विराम जो है पूर्ण विराम लग जाएगा क्योंकि वाक्य यहाँ पे पूरा हो जा रहा है। तो जब हम इस तरह से चिन्ह लगा के लिखेंगे तो हमारा कुछ परिच्छेद जो है, अनुच्छेद जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है चिन्ह लगाने के लिखने के बाद। इसी पाठ में एक और जो है वो कृति दी हुई है। इस कृति में आपको क्या करना है, अपना अध्ययन कौशल आपको बताना है। आपको जो है वो निम्नलिखित शब्दों को रोमन लिपि में लिप्यंतरण करना है। लिप्यंतरण का मतलब होता है बच्चों, जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द को उसी स्वर में लिखना है, लेकिन अंग्रेजी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। अगर आप उसको, जैसे अगर मैं कह रही हूँ कुर्सी और आप उसको चेयर लिखते हो तो वो उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, लिप्यंतरण नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आपको उसका क्या करना है, लिप्यंतरण करना है। मतलब जो लिपि है उसको रोमन लिपि में लिखना है आपको। लिपि का मतलब होता है लिखावट लिखना, तो यहाँ पर आपको रोमन लिपि में यानी इंग्लिश में आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला शब्द है नेवला। तो जब हम नेवला इंग्लिश में लिखेंगे तो NEVLA इस प्रकार लिखेंगे। धनुष, महल, हाथी, कुर्सी, खिड़की, कटहल, बारिश, पानी, कविता। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आपकी पुस्तक में जो दो कृतियाँ और दी हुई है, ये दो कृतियाँ हम जूम पर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।